हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम 18 और 19 जून 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंडिया टू होस्टेस फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सेस तरंग शक्ति इन अगस्त एंड ग्लोबल विंटर 2024। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा साहित्य अकेडमी अनाउंस युवा पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार विनर्स फॉर 2024। साहित्य अकेडमी ने अनाउंस करे हैं अपने युवा पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार के विनर्स फॉर 2024। द युवा पुरस्कार 23 टोटल युवा पुरस्कार में 23 विनर्स को मिला है। हैज़ बीन अवार्डेड 10 पोइट्री बुक्स में, 7 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में, 2 कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स में, 1 फॉर ऐसे, 1 फॉर नॉवल, 1 बुक ऑफ गज़ल में, 1 फॉर मेमो। देन बाल साहित्य पुरस्कार टोटल 24 मिले हैं। हैज़ बीन अवार्डेड 7 नॉवल्स में, 6 बुक ऑफ पोइट्री, 4 स्टोरीज, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 1 प्ले एंड 1 हिस्टोरिकल फिक्शन। The winners of the बाल साहित्य पुरस्कार द युवा पुरस्कार will receive a casket containing an engraved copper plate and a check of 50,000. A special function to be held at later date. 50,000 चेक मिलता है प्राइस एंड कॉपर प्लेट मिलता है। Besides the 22 languages enumerated in the Constitution of India, the Sahitya Academy has recognized English and Rajasthani as languages in which its program may be implemented. 22 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा साहित्य अकेडमी इंग्लिश एंड राजस्थानी को भी रिकॉग्नाइज करती है एज अ लैंग्वेजेस, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारे 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश एंड राजस्थानी नहीं है मेंशन। सो बाल पुरस्कार वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया युवा पुरस्कार 23 मिला, बाल साहित्य पुरस्कार 24 मिला है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट है हर कैटेगरी में। ये बाल पुरस्कार है, ठीक है, ये युवा पुरस्कार है, ठीक है। बाल पुरस्कार पहले किसको मिला है? देवेंद्र कुमार फॉर हिंदी लैंग्वेज। 51 बाल कहानियाँ ये मिला है स्टोरीज कैटेगरी के अंदर। देन हिस्टोरिकल फिक्शन, जैसे कि यहाँ बताया कि एक ही मिला है हिस्टोरिकल फिक्शन, दैट इज़ नंदिनी सेनगुप्ता इंग्लिश द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। देन युवा पुरस्कार में इंपॉर्टेंट है आपको गौरव पांडे पोइट्री सेक्शन के अंदर मिला आपको इनको, ठीक है। हिंदी स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ठीक है। देन के वैशाली इंग्लिश होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, इनको मिला है मेमो कैटेगरी के अंदर, ठीक है। बस आपके लिए दो हिंदी और इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट हो के ये आप याद रखना, ठीक है। 2 बाल पुरस्कार में एंड 2 युवा पुरस्कार के अंदर। द साहित्य अकेडमी अवार्ड एट्स द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द जनपीत अवार्ड, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है आफ्टर द जनपीत अवार्ड। नेक्स्ट आ रहा है इंडिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सेस तरंग शक्ति इन इंडिया अगस्त। इंडिया अपनी पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सेस तरंग शक्ति होस्ट करेगी इन अगस्त। The Indian Air Force IF is set to make history this August by hosting first ever multinational air exercise, that is Tarang Shakti 2024. It is the first multinational air exercise to be hosted by the Indian Air Force IF के द्वारा ये पहली multinational air exercise होगी जो ये कंडक्ट करेंगे। Tarang Shakti 2024 will feature air assets from 12 countries with 6 nations actively participating with their frontline fighter aircraft, transport aircraft and the mid-air refuelers. The remaining 6 will join as a observer. टोटल 12 कंट्रीज फीचर करेंगे इसमें, जिसमें से 6 नेशंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे विद फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड बाकी 6 ज्वाइन करेंगे एज अ ऑब्जर्वर्स। नोटेबली द एक्सरसाइज इज लाइकली टू इंक्लूड फोर्सेज फ्रॉम द क्वाड नेशन। क्वाड नेशन आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, US एंड इंडिया, ठीक है। क्वाड के अंदर हमारे 4 होते हैं, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, अलॉन्ग विद फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम इन एडिशन टू जर्मनी। Then 2024 Environment Performance Index. India's latest ranking, the Environmental Performance Index (EPI) for 2024 places its 176 out of 180 countries, positioning it among the world's lowest performers. जैसे आप देख ही पा रहे होगे 176 रैंक आई है इंडिया की आउट ऑफ 180, ठीक है। पोजिशनिंग इन अमंग द वर्ल्ड्स लोएस्ट परफॉर्मर्स में मिला है। The index prepared by the Yale and Columbia Universities highlights India's struggles in crucial areas like air quality, biodiversity and greenhouse gas emissions. इंडेक्स किसकी तरफ से प्रिपेयर किया जाता है? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड हाईलाइट करता है कि इंडिया कैसे स्ट्रगल कर रहा है विद इन क्रूशियल एरियाज लाइक एयर क्वालिटी, बायोडायवर्सिटी एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, कि इंडिया कैसे हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नाइट्रोजन गैस एमिटर है, ठीक है, आई मीन नाइट्रस ऑक्साइड N2, ठीक है। सो वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। सो काफ़ी लो रैंक आई है इंडिया की 176 आउट ऑफ 180। एंड टॉप परफॉर्मर्स कौन रहे हैं? फर्स्ट वन ऑस्ट्रेलिया, स्कोर 75.3, लक्समबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड एंड देन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। पहले 3 आप याद रख लेना, एस्टोनिया, लक्समबर्ग एंड जर्मनी। इसमें बस आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 176 रैंक आउट ऑफ 180, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाई येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। पहले 3 है ऑस्ट्रेलिया, लक्समबर्ग एंड जर्मनी।
नेक्स्ट है चिनाब ब्रिज, इंडिया रेलवेज कनेक्ट्स ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज। The India Railways completed successful trial of an electric engine from Sangallan to Riyasi, crossing the world's highest steel arc rail bridge, the Chenab Bridge. इंडिया रेलवे ने सक्सेसफुली ट्रायल कंडक्ट किया है इलेक्ट्रिक इंजन का फ्रॉम संगलदान टू रियासी, क्रॉसिंग अ वर्ल्ड हाईएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज दैट इज चिनाब ब्रिज। इसीलिए हमारे लिए चिनाब ब्रिज इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन क्या है इसकी? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन बक्कल एंड कोरी इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन द 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इज लोकेटेड 359 मीटर्स अबव द चिनाब रिवर बेड। इसकी लेंथ कितने? 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है एंड लोकेटेड 359 मीटर्स अबव द चिनाब रिवर बेड। इट इज़ अ हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। ये हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है इन द वर्ल्ड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये भी अपने ध्यान रखना है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। नेक्स्ट हमारा मुंबई द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया, दिल्ली सेकंड मर्सर रिपोर्ट। Mumbai retained its position as India's most expensive city according to the Mercer Survey 2024 as cost of living, while Hong Kong leads globally. मुंबई ने अपनी टॉप पोजीशन इन इंडिया रिटेन रखी है एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मर्सर सर्वे 2024, जबकि हांगकॉन्ग ने लीड किया है ग्लोबली। द रिपोर्ट रैंक्स मुंबई हाईएस्ट इन इंडिया वाइल दिल्ली फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड। सो मुंबई की रैंक पहले है इन इंडिया एक्सपेंसिव सिटी में, एंड देन इंडिया में आया सेकंड में दिल्ली, ठीक है। मुंबई एंड दिल्ली मे बी द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इंडिया बट दे आर नॉट इवन अमंग द 30th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, इंडिया में मुंबई एंड दिल्ली एक्सपेंसिव सिटी हैं, बट टॉप 30 में जो ग्लोबली आई हैं, टॉप 30 में मुंबई एंड इंडिया की कोई पोजीशन नहीं आई है। द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्लाइंब 11 प्लेसेस टू रीच द 136 पोजीशन ग्लोबली। न्यू दिल्ली रैंक्स एंड 164 पोजीशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हांगकॉन्ग की ग्लोबली फर्स्ट पोजीशन आई है, ठीक है, एंड ग्लोबली मुंबई की पोजीशन आई है 136 एंड न्यू दिल्ली की पोजीशन आई है ग्लोबली 164, ठीक है। इंडिया में मुंबई ने पहला रैंक है, दिल्ली का सेकंड इन एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, बट ग्लोबली मुंबई की है 136, न्यू दिल्ली की है 164 एंड ग्लोबली किसने लीड किया है? हांगकॉन्ग ने, सही है, ठीक है। इससे आपको ये भी पता होना चाहिए फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहते हैं इंडिया की, दैट इज़ मुंबई। देन लीजी जिया ट्रायम्फ्स एट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। In a thrilling final at the Badminton World Federation Australia Open 2024 in Sydney, Lee Zijia from Malaysia emerged victorious against Naroka Kodai of Japan, securing his second title of the season. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जो कि सिडनी में हुआ है, उसमें ली जिया ने मलेशिया से हैं जो वो जीते हैं, किनको हराकर? नरोका कोडाई को ऑफ जापान को, एंड इन्होंने अपना सेकंड टाइटल जीता है ऑफ द सीजन। वाइल आयोरा ओहोरी ऑफ जापान क्लिंच द वीमेंस टाइटल। मेन टाइटल किन्हें जीता मिला है, ठीक है, ली जिया, ठीक है, एंड आया और को वीमेंस टाइटल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इजरायली नेवी रिसीव सेकंड ऑफ द न्यू यूएस बिल्ट लैंडिंग क्राफ्ट। इजरायल नेवी ने रिसीव किया सेकंड ऑफ द न्यू यूएस बिल्ट लैंडिंग क्राफ्ट। देन द इजरायली नेवी ऑफ June 16 रिसीव द सेकंड ऑफ द 2 न्यू लैंडिंग क्राफ्ट फ्रॉम अ शिपयार्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स with the vessel mooring at a Haifa naval base after making a lengthy voyage to the country. The US-built INS Commute was the Navy's second landing craft after the INS Nelson, which was received in the early October last year. ठीक है, इसमें आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इजरायली नेवी ने 2 लैंडिंग एयरक्राफ्ट रिसीव करने थे, पहला रिसीव किया उन्होंने लास्ट ईयर, क्या नाम है, IS नैशोन, एंड अभी रिसीव किया है INS कॉम्यूट, ठीक है। इसी न्यूज़ में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, हाफिया नेवल बेस ये कहाँ का है? इजराइल का। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि हाइफा नेवल बेस इन न्यूज़, सो ये कहाँ का है? दैट इज़ इजराइल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, INS के नाम, देन लैंडिंग एयरक्राफ्ट के नाम दोनों, एंड नेवल बेस का नाम, ठीक है। एंड कहाँ से रिसीव किया दोनों? फ्रॉम द US, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2024 कब मनाया जाता है? June 17 को। द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। दिस इंपॉर्टेंट डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रेसिंग इशू ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स टू द एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन अराउंड द ग्लोब, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है, June 17 को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। एंड इस बार का थीम क्या था? यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी एंड आवर फ्यूचर, ठीक है। थीम भी आपने ध्यान रखना है, 2024 का थीम था यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी एंड आवर फ्यूचर।
देन सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2024, ये कब मनाया जाता है? जून 18 को, ठीक है, जून 18 को मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2024. We observe Sustainable Gastronomy Day, a day dedicated to the promoting sustainable practices in the world of gastronomy or the art and study of the food and cuisine. नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच 2024. इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच 2024 कब मनाया गया था? जून 18 को, ठीक है. ऑन जून 18 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच. This important day aims to raise awareness about the harmful effects of the hate speech and promote strategies to identify, address and counter it. This year theme the power of youth for countering and addressing hate speech. ठीक है, तो कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच? दैट इज़ 18 जून को. एंड इस बार का थीम क्या था? द पावर ऑफ यूथ फॉर काउंटरिंग एंड एड्रेसिंग हेट स्पीच. नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल विंड डे 2024. ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? जून 15 को. द मिनिस्टर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइज द ग्लोबल विंड डे ऑन जून 15, 2024 इन दिल्ली टू कमेमोरेट द अचीवमेंट्स एंड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया. किस लिए मनाया जाता है? तो कमेमोरेट द अचीवमेंट्स एंड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया. एंड इस बार का थीम क्या था? पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया. ग्लोबल विंड डे, ठीक है, कब? जून 15. एंड इस बार का थीम क्या था? पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 2024. ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? एवरी ईयर ऑन जून 19. वी ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट. द इंपॉर्टेंट डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सीरियस इशू ऑफ सेक्सुअल वायलेंस ड्यूरिंग द वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड वाइड. कब ऑब्जर्व किया जाता है? जून 19 को. क्या? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 2024, ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है इंडिया रेलवेज एंटर्स इट्स नेम फॉर लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स. Indian Railways has entered its name into Limca Book of Records for most people at a public service event at multiple venues. India Railway ने अपना नाम एंटर करवाया into Limca Book of Records किसके लिए? For most people at public service event and multiple venues. So कौन सा इवेंट हुआ था? कब हुआ था? Minister of Railways had organized an event on 26th of February 2024 which was attended by over 40,19,000 people at over 2,000 venues. ठीक है, सो इसी इवेंट के लिए इंडिया रेलवेज का नाम एंटर हुआ है इनटू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट है RBI बैक्स रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय लंडन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन. In a remarkable achievement, the Reserve Bank of India (RBI) has been awarded the prestigious Risk Manager of the Year Award 2024 by Central Banking, a renowned publication headquartered in London. RBI को मिला है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसकी तरफ से? सेंट्रल बैंकिंग रिनोड पब्लिकेशन हेडक्वार्टर जिसका लंदन में है. ठीक है, बस आपको इस न्यूज़ में ये ध्यान रखना है. आपको पूछा जा सकता है कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर रिसेंटली रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे मिला है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. नेक्स्ट है एस्ट्रॉयड 2024 LZ4 थ्रेट टू अर्थ. Asteroid 2024 LZ4 will pass closer to Earth than the Moon by 1,73,000 miles. Because it is so close, it stands out even more. But because it is only 72 feet long, about the length of the airplane, it's not been labeled as a possible dangerous object. Asteroid 2024 LZ4 पास करेगा अर्थ को जिसका डिस्टेंस मून से भी कम होएगा by 1,73,000 miles. Because it is so close, it stands out even more. But because it is only 72 feet, ये 72 feet only long है, इसलिए ये इट इज़ नॉट बीन लेबल्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो न्यू एस्ट्रॉइड्स आर एस्ट्रॉइड्स दैट केम क्लोज टू अर्थ ऑन देयर पाथ्स. जो एस्ट्रॉइड्स अपने पाथ में अर्थ के क्लोज आ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यू एस्ट्रॉइड. मोस्ट एस्ट्रॉइड्स आर इन द बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, बट दोज क्लोज टू अर्थ आर क्लोजली वॉच्ड बिकॉज दे कुड बी डेंजरस. ये तो हमको पता ही है. मेजरली जो हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मार्स और जुपिटर जो हमारे बेल्ट है, ठीक है, उसमें होते हैं. बट जो हमारे कुछ एस्ट्रॉइड्स क्लोज होते हैं अर्थ के, उन्हें वॉच किया जाता है बिकॉज वो डेंजरस हो सकते हैं. ठीक है, ये न्यूज़ में सिर्फ आपको एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे लगा आपको क्वेश्चन बन सकता है. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि LZ4 रिसेंटली इन न्यूज़ ये क्या था, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ये ध्यान रखना है ये एक एस्ट्रॉइड था. ठीक है, दैट्स इट. और आपने कुछ याद नहीं रखना. ठीक है, बस एक ही मेन ऑब्जेक्टिव था आपको कराने का, दैट इज़ LZ4 रिसेंटली इन न्यूज़ एंड ये एक एस्ट्रॉइड है. नेक्स्ट आ रहा 50th G7 summit. Recently, the Prime Minister attended the annual G7 summit held in Italy from 13 to 15 June 2024. This summit marked the 50th anniversary of the Europe. जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे इटली टू अटेंड द G7 summit. एंड इस बार का G7 summit मार्क करता है 15th anniversary of the group. इसलिए हमारे लिए G7 पढ़ना इंपॉर्टेंट है.
So G7 is a group of the most developed and advanced economies of the world, that is France, Germany, Italy, United Kingdom, Japan, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। ये सातों नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जूस GF, ठीक है। J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड दैट इज़ UK, ठीक है। देन G फॉर जर्मनी एंड F फॉर फ्रांस, ठीक है। इस ट्रिक से आप G7 की कंट्रीज याद रख सकते हैं। The G7 originated from the oil crisis of 1973 and the resulting financial crisis, which forced the leaders of 6 major industrial nations to convene a meeting in 1975. G7 की शुरुआत होती है ऑयल क्राइसिस 1973 से, जब 6 मेजर इंडस्ट्रियल नेशंस कन्वीन करते हैं एक मीटिंग इन 1975, ठीक है। द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वर द US, UK, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान एंड इटली, ठीक है। तब कनाडा नहीं था, तब कनाडा ने ज्वाइन किया था इन 1976, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ G7, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। कुछ टाइम बाद रशिया भी इन्वॉल्व किया गया था इस ग्रुप में, तब बन गया था G8, ठीक है। बट रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था, सो इसके बाद रशिया को बाहर निकाल दिया गया था इस ग्रुप से एंड केम बैक टू G7, ठीक है। India is not a member of G7. However, India participated as a guest in 2019, 21 and 22 G7 summits at the invitation of France, UK, Germany respectively, ठीक है। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है जैसे हमने पीछे देखा, बट इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एज अ गेस्ट इन 2019, 2021 एंड 2022। देन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुबिया नालामुथु honored with the V. Shantaram Lifetime Achievement Award. The renowned wildlife filmmaker Subia Nalamathu has been conferred with the prestigious 18th V. Shantaram Lifetime Achievement Award for his outstanding contribution to the field of non-fiction and wildlife documentary filmmaking. So 18th V. Shantaram Lifetime Achievement Award किसे मिला है? Wildlife filmmaker Subia Nalamathu. The award was presented to him by the Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan at the inaugural ceremony of the 18th Mumbai International Film Festival in Mumbai, Maharashtra. The V. Shantaram Lifetime Achievement was a prestigious honor instituted in 1990. कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1990 में by the Union Ministry of Information and Broadcasting in memory of the legendary filmmaker V. Shantaram. The first recipient of the award was Isra Mir. So पहले recipient कौन थे? Isra Mir, ठीक है। The award carries a citation, a trophy and cash prize of 10 lakh, ठीक है। कैश प्राइस 10 लाख, ठीक है। ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।